हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की 13 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज हम क्लास नंबर 14 पढ़ने वाले हैं और ये बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगी, जिसका आज का टॉपिक है हमारा परिवहन तंत्र। यानी कि हम देखेंगे जो हमारा परिवहन तंत्र है वो उत्तर प्रदेश में कैसे विकसित हुआ है, किस तरह से हम परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट से सभी प्रश्नों को जल्द से जल्द हल कर लेंगे और एक बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके लिए। और एक कंप्लीट 20 वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम संतोषजनक पूरा कर लेंगे। तो आपको बता दें कि आज का टॉपिक परिवहन तंत्र वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इंडिया के लेवल पर देखा जाए या राज्य लेवल पर देखा जाए, किसी भी राज्य के लेवल पर देखा जाए, बेहद इम्पोर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत आता है परिवहन तंत्र। तो क्या परिवहन तंत्र जो है उसकी चर्चा संविधान में भी की जाती है, या परिवहन तंत्र संविधान किस किस सूची के अंतर्गत आता है? ऐसे भी प्रश्न हमारे पेपर में बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिवहन की संविधान में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको बता सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में टोटल मिला के 12 अनुसूची हैं, जिसमें से अनुसूची नंबर अगर हम 7 की बात करेंगे तो उसमें सूचियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के तहत, यानी कि अगर भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान, मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में टोटल मिलाकर 12 अनुसूची हैं। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में से अगर 7वें शेड्यूल की बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा की जाती है। 7 अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा की जाती है। 3 सूचियों की चर्चा की जाती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों की चर्चा की जाती है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, जो परिवहन होता है, वो किस सूची के अंतर्गत आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो हमारा ये बनता है। तो संघ सूची में उन विषय को रखा जा सकता है जिनका कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। तो संघ सूची में किसे रखेंगे? जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे उन्हें संघ सूची में रखेंगे। जो राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे उन्हें राज्य सूची में रखेंगे। ठीक है, और जो आपके समवर्ती सूची में किन्हें रखेंगे? तो समवर्ती सूची में उन्हें रखेंगे जो संघ और राज्य दोनों के बीच में आते हैं, यानी कि संघ भी कार्य करता है और राज्य भी कार्य करता है, तो उन्हें हम रखेंगे समवर्ती सूची में। तो इस प्रकार जो सूची है हमारी वो 3, यानी कि 7वीं अनुसूची में जो अनुसूची नंबर 7वीं है 12 अनुसूची में से, उसमें 3 सूचियों का विवरण दिया गया है: संघ, राज्य और समवर्ती। समवर्ती में हम उन्हें रखते हैं जिसमें दोनों शामिल होते हैं। जैसे अगर समवर्ती की बात करें तो शिक्षा, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाता है। परिवार नियोजन, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, क्या हुआ? आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन, कहें तो सामाजिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, इन सभी को रखा जाता है समवर्ती सूची में। क्योंकि जैसे परिवार नियोजन हो गया, तो परिवार नियोजन के लिए जो योजना चलाती है वो केंद्र सरकार भी चलाती है और राज्य सरकार भी चलाती है। अब राज्य सूची में बात करेंगे तो राज्य सूची में जैसे विद्युत हो गया हमारा, इसे राज्य सूची का विषय दिया गया है। कृषि, ये राज्य सूची का विषय है। तो इसी के अंतर्गत हम रखते हैं परिवहन को। तो परिवहन को किस सूची के अंतर्गत रखते हैं? तो परिवहन को हम रखते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखेंगे? राज्य सूची के अंतर्गत रखेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है ना। तो इस तरह जो मुख्यालय भी होंगे वो क्या होंगे? राजधानी में होंगे, या राजधानी के ना होकर तो कहीं पर और किसी शहर में होंगे, किसी बड़े शहर में होंगे। ठीक है,
तो परिवहन जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसी प्रकार केंद्र में अगर बात करेंगे तो देखिएगा रक्षा केंद्र सूची का विषय है। बैंकिंग हो गया, ये केंद्र सूची का विषय है। रेलवे, ये भी केंद्र सूची का विषय है। हाँ, ये सभी किसके, ये सब केंद्र सूची के विषय हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको देखिएगा कि ये जो राज्य सूची में आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है। मान लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं पूछा, उसने ये पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, या पूछ लिया कि परिवहन तंत्र किस सूची का विषय है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ये भी आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से हो सकता है ना, एक क्वेश्चन भारत की जीके से भी हो सकता है। तो आपको ओवरऑल कहीं से भी पूछा जाए तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा परिवहन है वो किस सूची का विषय है, तो वो आपके किस सूची का विषय है आपके, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, 7वीं अनुसूची की बात की जाती है और इस सूची के अंतर्गत 3 सूचियों का विवरण दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय संविधान की थोड़ी सी अगर बात करें तो भारतीय संविधान में 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल सब लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। लेकिन अगर यहीं से प्रश्न बना दिया जाए कि भारतीय संविधान का सुलेखक कौन है, भारतीय संविधान का सुलेखक कौन है ना, प्रश्न ये बना कि भारतीय संविधान का सुलेखक कौन है, यानी कि भारतीय संविधान का कैलीग्राफर कौन है। अगर इंग्लिश में लिखे आएगा तो आपके लिखे आएगा कैलीग्राफर। तो भारतीय संविधान का कैलीग्राफर कौन है। ठीक है, अब देखिएगा जनक एक अलग बात है, लेकिन लिखने वाला कौन है, तो लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी नारायण। किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, एक बार मैंने आपको बताया था तो किसी ने कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताया था सर प्रेम बिहारी नारायण नहीं है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है। तो भाई आप लोग सही से चेक करिएगा, और संविधान का सुलेखक जो है वो कौन है, आपके प्रेम बिहारी नारायण ही हैं संविधान के सुलेखक। ठीक है, और संविधान के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो संविधान का प्रतीक क्या है, हाथी। ठीक है, संविधान का प्रतीक है हाथी। और संविधान को किस शैली में लिखा गया है, तो इटैलिक शैली में लिखा गया है। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न आपके पेपर में आ गए ना तो आप भटक जाएंगे। ठीक है, कुछ संविधान लिखा हुआ था इसलिए हमने संविधान के बारे में पढ़ लिया। हाथी प्रतीक चिन्ह है, और आपका इटैलिक शैली, जो इटैलिक शैली है, ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया था क्या, भारतीय संविधान को। ओके, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जरूर बनते हैं, प्रश्न पूछेगा रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, परिवहन नियोजन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। आपने देखा होगा कि एक आंदोलन चल रहा था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, जिसे कहते हैं कृषि आंदोलन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता कि कृषि कृषि राज्य सूची का विषय है, अगर इंटरव्यूअर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि कृषि जो है वो किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, फिर भी इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों करती है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों करती है। तो ये प्रश्न जो है ना, ये कहीं से बन के नहीं आते, ये आपको आपकी समझदारी से ही बनते हैं। अब देखिएगा, अगर कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है लेकिन केंद्र सरकार फिर भी हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार तो कृषि जो राज्य सूची है तो केंद्र सरकार ही तो हस्तक्षेप कर सकती ना। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है, राज्य सरकार करती है, उसका आयोग निर्धारित करता है, यानी कि आएगा तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से तो केंद्र सरकार क्यों हस्तक्षेप उसमें करती है, रीजन तो है ना केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों करती है। तो देखिएगा कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन कृषि विपणन, ठीक है, कृषि विपणन ये किस सूची का विषय है, ये आपके किस सूची का विषय, एक केंद्र सूची का विषय है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप
कर सकती है, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, और आपसे कहीं भी किसी भी टाइम पूछा जा सकता है कृषि को लेकर। वो ये भी पूछा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार निर्धारित करती है, फिर भी क्या उस पर केंद्र सरकार का दायित्व होता है या नहीं? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं होता है भाई दायित्व। क्यों? क्योंकि कृषि विपणन जो है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय ना होकर इसका केंद्र सूची का विषय आता है। ठीक है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब देखिएगा, जो हमारा परिवहन है, देश में मुख्य तीन परिवहन के तीन मुख्य साधन है। कितने साधन है मुख्य? तो मुख्य साधन है परिवहन के तीन। ठीक है, तो तीन वो साधन कौन कौन से? एक तो सड़क साधन है, एक तो रेलवे साधन है, और एक वायु। अगर सड़क की बात करेंगे तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश सड़क निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सड़क निगम का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। और लखनऊ की स्थापना जो की थी वो आसफ उद दौला ने की थी, है ना। लखनऊ की स्थापना किसने की थी? आसफ उद दौला ने की थी। और लखनऊ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अवध। अवध की स्थापना की बात करेंगे तो अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खान ने की थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है, यानी कि राज्य या उत्तर प्रदेश सड़क निगम का मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। और लखनऊ में अगर उत्तर प्रदेश में पहली रोडवेज की बात करेंगे, सड़क पर क्या चलेगी? बसें। तो रोडवेज बस, अगर पहली रोडवेज बस की बात करेंगे तो पहली रोडवेज बस चली थी लखनऊ से बाराबंकी। लखनऊ से बाराबंकी के लिए चली थी। और एक बस जो चली थी वो 15 मई 1947 को चली थी। ठीक है, लेकिन आपको एक बात तो पता होगी, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली रोडवेज जो चली थी वो 15 मई 1947 को चली थी। कहाँ से? लखनऊ से बाराबंकी पर चली थी। लखनऊ से बाराबंकी के अंतर्गत चली थी। ठीक है, और लखनऊ को आपको पता है, बाराबंकी भी आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए काफी प्रसिद्ध है बाराबंकी, है ना। मैंने आपको पढ़ाया है मिट्टी, कृषि, पशुपालन में मैंने आपको पढ़ाया, अफीम जो है के लिए प्रसिद्ध है बाराबंकी। ठीक है, रेल की अगर बात करेंगे, वायु की बात करेंगे तो देखिए, रेल पहली, सबको पता है कि पहली रेल कब चली थी? तो पहली रेल 1853 में चली थी। कहाँ चली थी? भारत की बात की जा रही है। बंबई से थाने की मत चली थी, सबको पता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। बंबई से थाने की मत चली थी। लेकिन अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की पहली रेल कब चली थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली रेल जो चली थी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर चली थी। इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी। ठीक है, याद रखिएगा, इलाहाबाद से कहाँ चली थी? तो इलाहाबाद से कानपुर के अंतर्गत 1859 में चली थी। ठीक है, अब देखिएगा, तीन महत्वपूर्ण साधन हैं, यानी कि सड़क, रेल और वायु सेवा। ठीक है, लेकिन एक और भी प्रमुख साधन है, ठीक है, जिसे गौड़ साधन कहते हैं। यानी कि ये क्या है? जल। ये हमारा क्या है? ये हमारा हाइड्रो है। जल को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? हाइड्रो। नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। इसीलिए जल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी। ठीक है, जल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी। और पूरे विश्व का 71% भाग पर क्या है? जल है। 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल मंडल है, जहां पर भूमि है। ठीक है, ये सभी को पता है, यानी कि 3/4 और 1/4 हिस्सा। ओके, आपका बटे में भी हिस्सा पूछा सकता है पेपर में। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा, गौड़ साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है जल को। ठीक है, गौड़ साधन के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? जल को प्रयोग किया जाता है। अगर और बात करेंगे तो देखिएगा, रेलवे के टोटल कितने मुख्यालय? तो रेलवे के टोटल 17 मुख्यालय हैं। 17 मुख्यालय में से
जो 2 मुख्यालय हैं वो कहाँ पर हैं आपके उत्तर प्रदेश में है। तो 17 में से 2 मुख्यालय कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में है। और आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन से वो 2 मुख्यालय हैं। तो 17 मुख्यालय यानी कि 17 जोन है। कोलकाता मेट्रो को मिलाकर पूरे भारत में कितने जोन है 17 जोन है। 17 जोन में से सॉरी अब 18 जोन हो गए हैं, विशाखापट्टनम भी हो चुका है। 18 जोनों में से जो आपके 2 मुख्यालय हैं वो कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में। एक तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय और एक आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। अब 18 मुख्यालय में से जो 2 मुख्यालय है वो कहाँ पर हैं, वो आपके कहाँ पर हैं। जो 18 मुख्यालय में से 2 मुख्यालय हैं वो कहाँ पर हैं आपके उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है, राप्ती रिवर के किनारे है। ठीक है, राप्ती रिवर के किनारे है। और अगर बात करें तो देखिएगा ये कहाँ पर है, ये इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तर मध्य का मुख्यालय आपके इलाहाबाद में है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखिएगा और ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य का मुख्यालय पूर्वोत्तर का कहाँ पर है, गोरखपुर में पूर्वोत्तर का मुख्यालय है। ओके, तो ये जो है ना सड़क से संबंधित हमारे प्रश्न बनेंगे। किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, कैसे संविधान में भूमिका है परिवहन तंत्र की, कैसे उत्तर प्रदेश में पहली रोडवेज कब चली, पहली रेल कब चली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये जो है ना गौड़ साधन के रूप में आपका जल पढ़ेंगे भी, जल का सबसे बड़ा तंत्र जलमार्ग कहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कई सारे प्रश्न बनते भी हैं। ठीक है, और यही प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अब देखिएगा कि अब सड़क क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, राज्य सड़कें होती हैं, केंद्र सरकार की सड़कें होती हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, गांव की सड़कें होती हैं। तो उनको एक बार ठेका दे दिया गया, फिर उनको कितने साल के बाद नवीनीकरण उनका किया जा सकता है, कितने साल तक किया जा सकता है। यानी कि एक रोड बन गया तो क्या वो दोबारा टूटेगा नहीं, क्या टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। टूटने के बाद उसका नवीनीकरण भी किया जाएगा, तो कितने टाइम के बाद उसका नवीनीकरण किया जाता है, क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, तो देखिएगा कि सड़क विकास नीति कार्यक्रम के तहत, तो सड़क विकास नीति कार्यक्रम के तहत की स्थिति देखिएगा कि स्थिति क्या है हमारी। कह रहा राष्ट्रीय मार्गों का नवीनीकरण प्रत्येक 3 वर्षों में किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनका नवीनीकरण जो किया जाएगा वो 3 वर्षों के अंतर्गत के बाद किया जाएगा। प्रत्येक 3 वर्षों में उनका नवीनीकरण किया जाता है, सीधी सी भाषा में समझिएगा। राजमार्गों के लिए कितने में, 5 वर्षों तक नवीनीकरण किया जाता है, 5 वर्षों में। जिला जो सड़कें होती हैं वो 6 वर्षों में, और आपके जिला मार्ग जो होते हैं वो 8 वर्षों में। अब आप एक याद बात रखिएगा, आपको ये जो मैंने पॉइंट जो बताया ना, ये आपके पेपर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित करके बताइएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय मार्गों का 3 वर्ष में, राज्य जो मार्ग होते हैं वो 5 वर्षों में, मुख्य जिला मार्ग होते हैं वो 6 वर्षों में, और जिला मार्ग व ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनका नवीनीकरण किया जाता है 8 वर्षों में। तो वो सड़क टूट जाएगी तो कितने वर्षों में बनाई जाएगी, प्रत्येक 8 वर्षों में उसका नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता है। ये कुछ हवाई अड्डे हैं जो कि निजी क्षेत्र के भी हैं। ठीक है, जैसे बमरौली कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद में है, इंपॉर्टेंट है। चकेरी कानपुर में है, चकेरी कानपुर में है, याद रखिएगा। बवाटपुर आपके कहाँ पर है, बाबतपुर कहाँ पर है, वाराणसी में है। अमौसी कहाँ पर है, लखनऊ में है। हिंडन आपके गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज रायबरेली में है। खेरिया आपके आगरा में है। सरसावा अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरसावा कहाँ पर है, सहारनपुर में है। ठीक है, मोहिजरपुर कहाँ पर है, सोनभद्र में है। मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा कहाँ पर है, अयोध्या में है। एक प्रश्न है बहुत ही फेमस, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक बात बताइएगा, क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, नोएडा ज्यूरिख हवाई अड्डा है, जेवर हवाई अड्डा बोल सकते हैं, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, कुशीनगर में है, मर्यादा पुरुषोत्तम एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में है। तो टोटल कितने हैं आपके? 5 हैं। प्रश्न आपसे ये भी पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम थोड़े से प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न होंगे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है। निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रीय जलमार्ग वन के रूप में प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग वन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन की अगर बात करेंगे तो ये जलमार्ग जो है वो आपके हुगली नदी तंत्र पर बना हुआ है। हुगली नदी तंत्र पर बना हुआ है, यानी कि गंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? आपके गंगा नदी पर। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग पहला जो है वो आपके जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, 4 राज्यों को लाभान्वित करता है और एक गंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना है? तो आपके गंगा नदी पर बना हुआ है, गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर पर बना हुआ है और इसकी जो ओवरऑल जो लेंथ है वो है आपकी 1620 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 1620 किलोमीटर है और आपके 4 राज्यों को लाभान्वित करता है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है ये, और भारत का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है, अब गंगा नदी की अगर बात करें तो देखिएगा, गंगा रिवर 2 देशों में बहती है। एक तो भारत में बहती है और दूसरी आपकी बांग्लादेश में बहती है। तो 2 देशों में बहती है, जिसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे तो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। 2510 किलोमीटर जो बहती है वो इंडिया में, और बचा हुआ 15 किलोमीटर आपके बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। भारत के यानी कि 2 देशों में ही बहती है और भारत के राज्यों में बहती है, जैसे पश्चिम बंगाल में बहती है, यूपी में बहती है, उत्तराखंड में बहती है, बिहार में बहती है। ठीक है, और आपके झारखंड में बहती है। तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है कौन सी नदी? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से। ठीक है, बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है गंगा व ब्रह्मपुत्र पर। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि इसे सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो कि मैंग्रोव प्रजाति का होता है। मैंग्रोव वनस्पति या प्रजाति का होता है। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि एक एक पॉइंट क्लियर होता होगा आप लोगों को। अगर ध्यान से सुनते होगे तो एक एक पॉइंट को डीप में पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, 1620 किलोमीटर का है। ओके, लखनऊ योजना का संबंध किससे है? लखनऊ योजना की, लखनऊ की बात अगर करेंगे तो मैंने आपको शुरुआत में ही भी पढ़ाया था लखनऊ के बारे में। तो चलिए फिर से थोड़ा सा मूव कर लेते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ को प्राचीन समय में बोलते थे अवध, और अवध की बात करेंगे तो अब अब बोलते हैं लखनऊ। तो आशफउद्दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी, लेकिन जब इसका नाम अवध था
जब इसका नाम अवध था तो इसकी स्थापना शहादत खान ने की थी, और कई बार पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश के पेपरों में। अब अवध की ही बात कर सकते हैं, तो अवध का अंतिम शासक कौन था? बाजिद अली शाह। अवध का अंतिम शासक था बाजिद अली शाह। ठीक है, बाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। तो बाजिद अली शाह जो अवध का अंतिम शासक था, 1857 की क्रांति के समय अवध का अंतिम शासक कौन था? बाजिद अली शाह था। और बेगम हजरत महल का अल्पवयस्क क्या था? पुत्र था। तो डलहौजी ने क्या करा, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। किस आधार पर हड़प लिया? तो कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगाकर किसने हड़प लिया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया कुशासन का आरोप लगाकर। कब हड़प लिया? तो 1856 में। ठीक है, तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया। ठीक है, और आसफउद्दौला ने स्थापना कर दी किसकी? लखनऊ की। तो अब हम जानते हैं इसे किस नाम से? लखनऊ से जानते हैं। तो प्रश्न है कि लखनऊ का जो योजना संबंधित है वो किससे संबंधित है? भाई सड़कों से संबंधित है। तो लखनऊ योजना जो संबंधित है वो आपके सड़कों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सड़कों के मामले में सर्वोच्च स्थान है। पूरे कितने? पूरे आपके भारत के 28 राज्यों में सर्वोच्च स्थान है। 16,001 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश में कुल सड़कें हैं आपके। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। करें पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन राजमार्ग एक दूसरे को मिलने वाला स्थान कौन सा है? देखिएगा, ये अगर बात करें ये वाली, ठीक है, ये बात करी आ रही है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ये आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है। सिलचर से गुजरात तक की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये सड़क जो जाती है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है, और सिलचर से लेकर पोरबंदर, ये बात कर रहा है। अभी ये पूछ रहा है कि जो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर मिलने वाला जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है? झांसी। उत्तर प्रदेश में क्या है? तो उत्तर प्रदेश में है आपके झांसी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में होगा आपके झांसी। एक प्रश्न कई बार पूछा गया, निम्नलिखित जीएसटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? सॉरी, जीएसटी रोड नहीं, जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड बोलते हैं, जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा था 1540 से लेके 1545 तक रहा था। 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा था। और शेरशाह सूरी की अगर बात करेंगे तो शेरशाह सूरी का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, शेरशाह सूरी की अगर बात करेंगे, देखिएगा, तो शेरशाह सूरी कलिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके जो सैनिक थे वो हुक्का पी रहे थे, और हुक्का जहाँ पी रहे थे उसी के नीचे क्या रखा था? बारूद रखा था। चिंगारी लगी और शेरशाह सूरी गायब हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया जो कई जगह आता है, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, मुगल सराय। ठीक है, मुगल सराय से होकर जाता है, अलीगढ़ से होकर जाता है, इलाहाबाद से होकर जाता है, आगरा से होकर नहीं जाता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? आगरा। ठीक है, याद रखिएगा, आगरा से होकर नहीं गुजरता है आपका कौन सा? ठीक है, जीटी रोड। जीटी रोड आगरा से होकर नहीं गुजरता है। फिर निम्नलिखित कौन सा राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता है? तो कौन सा राजमार्ग जो है वो संख्या 3 से नहीं गुजरता है? ठीक है,
देखिएगा कौन सा राजमार्ग है जो संख्या 3 से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो देखिएगा आगरा गुजरेगा, भोपाल, धुले, ग्वालियर, भोपाल नहीं लेकिन इंदौर गुजरेगा। क्या गुजरेगा? इंदौर गुजरेगा। ठीक है, भोपाल नहीं, इंदौर गुजरेगा। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके शहरों के नाम है, दूसरी तरफ हवाई अड्डे हैं। ठीक है, आप अभी ने पढ़ा आपने, इलाहाबाद का बमरौली होगा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लखनऊ में तो अमौसी है। ठीक है, कानपुर में क्या है? चकेरी है। थोड़े से ऑप्शन गलत हैं। कानपुर में क्या है? चकेरी है, बाबतपुर है। ठीक है, वाराणसी में। तो थोड़े से ऑप्शन गलत हो गए यहाँ से। यहाँ पर आप कुछ भी कर लेना। ठीक है, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये शहरों के नाम ही लिख दिए गए वहाँ पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकती है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण, उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं। अभी तो पढ़ा था कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में। गंगा नदी के निम्नलिखित किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? अभी तो पढ़ा है 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इलाहाबाद से हल्दिया कब शामिल किया गया था? 1986 में। और जल दिवस की बात करेंगे तो जल दिवस कब बनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च को क्या बनाते हैं? जल दिवस बनाते हैं। इलाहाबाद से हल्दिया 1986 में, 1986 में घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH2, NH11, NH3, NH7। तो सबसे लंबा जो होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, NH7। उत्तर प्रदेश से अगर सबसे लंबा कोई गुजरेगा तो उसे हम NH7 कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा NH7। अब NH7 की अगर बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो NH7 की बात करेंगे तो देखिएगा पंजाब, पंजाब पाकिस्तान से होते हुए उत्तराखंड, इसके बीच में उत्तर प्रदेश भी पड़ेगा, उत्तराखंड के माड़ा गांव में जाता है और यहीं पर इसका अंत भी आता है। उत्तराखंड का अंतिम गांव है। ठीक है, NH2 की बात करेंगे तो जैसलमेर से, जैसलमेर से रेवाड़ी तक जाता है। रेवाड़ी कहाँ? राजस्थान में। NH11 की अगर बात करेंगे, ठीक है, NH2 सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से जी पॉइंट जो है ना NH11 है। NH2 की बात करेंगे तो वो दिल्ली से कोलकाता जाता है, दिल्ली से कोलकाता। NH3 की बात करेंगे तो मनाली से लेह, मनाली से लेह तक जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आप। ठीक है, लद्दाख लेह तक जाता है। ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ओके। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश 7। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये तो सभी को पता है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो है वो आपके आगरा में किया रहा है, किया जाएगा। तो फिर 6 हवाई अड्डे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हवाई अड्डे से है। देखिएगा बमरौली अभी हमने पढ़ा कौन? इलाहाबाद में। चकेरी अभी पढ़ा कानपुर में। हिंडन गाजियाबाद में। फुर्सतगंज रायबरेली में। जो भी ऑप्शन सही हो, पहले का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ होगा, दूसरे का थर्ड होगा, दूसरे का थर्ड होगा, थर्ड है। हिंडन की बात करें गाजियाबाद होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, बी वाला एकदम ठीक है। बी वाला आंसर क्या है? ठीक है, एकदम फटाफट आप निकाल सकते हैं अगर आपने स्टडी अच्छे से की है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के अंतर्गत नहीं आता है?
ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नगर है ऐसा? ठीक है, बताइएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के अंतर्गत नहीं आता है वाराणसी, आता है आपका इलाहाबाद, आता है लखनऊ, शायद नहीं आता है, आगरा तो आता ही है। ठीक है, लखनऊ नहीं आता। ठीक, ओके। अगला, प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? अभी तो पढ़ा था हमने, NH7। NH7 प्रदेश का सबसे लंबा है मार्ग है। ये देखिएगा नगर है और वो आपके हवाई अड्डे हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। लखनऊ अभी तो पढ़ा, अमोसी, चकेरी, वाराणसी, आगरा, हो गया पहले का थर्ड। तो पहले का थर्ड या तो ये वाराणसी, बाबतपुर, तो दूसरे का पहला वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप बताइएगा कितना टाइम लगता है करने में? मात्र 1 सेकंड से 5 सेकंड। निम्नलिखित में देश का सबसे लंबा आंतरिक मार्ग है, तो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? काकीनाडा नहीं, कोल्लम नहीं, सादिया नहीं, कौन सा? तीसरी बार पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से तीसरी बार पूछा गया है। यमुना एक्सप्रेस वे किन के मध्य स्थित है? यमुना एक्सप्रेस वे की टोटल लेंथ है 165 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 165 किलोमीटर। बताइएगा आप किन के मध्य में स्थित है यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेस वे किन के मध्य में स्थित है? तो देखिएगा आपके ग्रेटर नोएडा, वृंदावन, ठीक है, मथुरा, आगरा, ठीक है, आपके पड़ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो किन के मध्य स्थित है? देखिएगा ग्रेटर नोएडा और आगरा के मध्य, ग्रेटर नोएडा और आगरा के मध्य स्थित है। 165 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। यहाँ पे डिटेल पढ़े और यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया कहाँ से यमुना एक्सप्रेस में निम्नलिखित में से कहाँ से गुजरती है? लगा लीजिएगा कहाँ से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? गौतम बुद्ध नगर गुजरेगी, अलीगढ़ से गुजरेगी, मथुरा से गुजरेगी, कहाँ से नहीं गुजरेगी? हाथरस से नहीं गुजरेगी। ठीक है, सड़क कहाँ से नहीं गुजरेगी? हाथरस से। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कानपुर, चकेरी, वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी, फुर्सतगंज, आगरा नहीं, क्या होगा? रायबरेली। जस्ट ए सेकेंड, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? कानपुर नगर गुजरेगा, हरदोई नहीं गुजरेगा, फिरोजाबाद गुजरेगा, कन्नौज गुजरेगा, कहाँ से नहीं गुजरेगा? हरदोई से नहीं गुजरेगा। ठीक है, फटाफट आप लगा सकते हैं एकदम एकदम झकास तरीके से, अच्छे तरीके से। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थापित किया गया। आप बताइएगा पहला कहाँ पर है और दूसरा कहाँ पर है रेल कोच फैक्ट्री? ठीक है, ये आप बताइएगा। ओके, करें राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के दक्षिण पूर्वी गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? दक्षिण पूर्वी गलियारे तीसरी बार पढ़े हैं, कहाँ पर? झांसी में मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा एक क्लास समाप्त हो गया और मैंने आपको फुल डिटेल में क्लास पढ़ाया है, इससे बाहर का नहीं आने वाला है। जैसे ही हमारे सिलेबस का यूपी स्पेशल पूरा होता है वैसे ही हम 200 प्रश्न एक ही वीडियो में 200 प्लस प्रश्न उत्तर प्रदेश जीके से कंप्लीट MCQ फॉर्मेट में आपके लिए शुरू करेंगे। 200 1 से 2 वीडियो में 100 क्वेश्चनों की वीडियो 2 वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरह से निपटा देंगे जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रश्न हैं। ठीक है, तो हमें दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आपके 13वां टॉपिक हमारा समाप्त हो गया आज। उसके बाद में और भी हमारे टॉपिक हैं, 7 टॉपिक अभी हमारे और बचे हैं। उन 7 टॉपिकों को समाप्त करने के बाद में 2 वीडियो और हमारे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आरओ पेपर में कई सारे प्रश्न 15 से 20 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से पूछने की
उम्मीद है। ठीक है, तो उनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले हैं। जितना भी पूछा जाएगा उन सभी के लिए आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके हम आएंगे। चलिए, है ना, तो कंप्लीट हो गया आपका, क्या कंप्लीट हो गया आपका, उत्तर प्रदेश का ए टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोबारा, है ना, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ में। ओके, और आप हमें पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए स्क्रीन पर नंबर प्रदर्शित हो ही रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू।